हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल एग्जाम प्लेस, आपके सारे एग्जाम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शिफाली यहाँ पर आपके साथ फॉरेस्ट के मेंस का एमपीपीएससी मेंस फॉरेस्ट के लिए आपको बायो का सिलेबस यहाँ कवर करा रही हूँ, जिसमें आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। द टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास हॉपर। आपने सुना होगा पाचन किसमें, टिड्डी में पाचन की जो प्रक्रिया है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अमीबा के साथ हमने डिस्कस कर लिया था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, उसी चीज को हम आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में किसको दिया गया है, आपके सिलेबस में स्पेशली दिया गया है टिड्डे को। अब इसको देने का कारण क्या है, जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका फॉरेस्ट के मेंस में एक अलग से सब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज फॉरेस्ट्री। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फॉरेस्ट्री में एक जो पूरा आपका टॉपिक है, एक अलग से चैप्टर ही जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए, टिड्डे के लिए। तो यहाँ पर मैं यानी कि ग्रास हॉपर में सिर्फ और सिर्फ आपसे डाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगी, उसके बारे में आप बताऊंगी, यानी कि उसका जो इंटीरियर या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फॉर डाइजेशन, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगी। जबकि वहां पर जो है आपको टिड्डे के बारे में, उसके जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो फसलें हैं वो क्या होते हैं, टिड्डे के आक्रमण से या उनकी प्रजाति के आक्रमण से क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो जब ये संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं तो हमें बहुत ज्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस बात को हमें यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अभी हम हाल फिलहाल किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इसके एक पहलू यानी कि जिसके बारे में मैंने बताया डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हमने अमीबा के बारे में डिस्कशन किया था कि अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम टिड्डे की बात करें तो ये कैसा है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्लियर हुआ पहली चीज। सेकेंड वन, अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होने के बाद अगर मैं बात करूं तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, इसका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। तो सेकंड चीज। थर्ड बात, अगर हम बात करें कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने देख लिया हेटरोट्रॉपिक, यानी कि ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है, अपनी फूड सारी हैबिट्स के लिए डिपेंड है ये प्लांट्स पर और प्लांट्स के प्रोडक्ट पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड है, अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से शाकाहारी है या फिर हर्बीवोरस है। तो आप यहाँ ये लिखेंगे कि अगली जो कैटेगरी होगी इसकी, ये कैसा होगा, हर्बीवोरस होगा। ठीक है, यानी कि मल्टी सेल्युलर है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हर्बीवोरस है। और अगली बात हम इसके बारे में लिखेंगे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड, समभोजी, हिंदी में जिसको हम कहते हैं क्या, समभोजी। अब समभोजी क्यों, समभोजी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको अमीबा डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस या 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज इजेक्शन और एक्सक्रीशन, वॉट एवर यू से। ठीक है, तो ये जो 5 प्रोसेसेस जिसमें भी इंक्लूड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है आपका, इसमें क्या है, आपका ज्वाइन है। तो इस बात को आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आते हैं इसकी मेन प्रोसेस पर, जिसका क्या नाम है इस मेन प्रोसेस का आपका नाम है क्या, आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रास हॉपर में, टिड्डी में पाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, तो पाचन के लिए सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन की प्रोसेस होती है। इंजेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था अमीबा के केस में भी कि किसी भी खाने को क्या कर लेना, ले लेना, यानी कि खाने को खाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन की प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जो भी फूड है, भोजन है, उसको अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंतःग्रहण या फिर इंजेशन की प्रोसेस कहते हैं। अब ये अमीबा में कैसे होता था, तो अमीबा में हमने देखा था स्यूडोपोड्स थे और स्यूडो, ये सारी चीजें देखी थी हमने कि फॉल्स होता है, लेग होता है। अब तो टिड्डे में कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टिड्डे में जो है वो आपके क्या होते हैं, इंटीरियर लेग्स जो है वो यहाँ उपस्थित होते हैं। अगर आप यहाँ पर ठीक तरीके से देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये जो टिड्डे का है स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिखाया ग्रास हॉपर का, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके जो आपके
क्या है एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब अग्रभाग, पोस्टीरियर मतलब पश्च भाग। पश्च भाग में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो लेग्स हैं वो किस तरीके से हैं, ये पीछे वाले हैं, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आगे तरफ के दोनों लेग्स होते हैं और ये आगे तरफ के दोनों लेग्स जो है वो इसको क्या करते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है और इसका ये जो माउथ है ये क्या करता है, इनकी हेल्प से ये फूड को क्या करता है, इनटेक करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। मैं अभी आपको सारे टॉपिक पर बाद में आती हूँ, पहले मैं इस डायग्राम को आपको ठीक तरीके से समझाना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो माउथ से और इन पैरों की हेल्प से इसने क्या किया, यानी कि जो आगे के पैर होते हैं उनकी हेल्प से ये क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। माउथ ये वाला पोर्शन जो है इसका, अगर आप ठीक तरीके से देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये माउथ वाला पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो इसका क्या है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उसके पास फूड को डाइजेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, क्योंकि डाइजेशन अमीबा में देखा था हमने बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से डाइजेशन हो रहा था क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि डाइजेशन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो डाइजेशन होने के लिए इसके पास मल्टी सेल्युलर है और मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं, टिश्यू से आगे चल के क्या फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो इस ग्रासहॉपर के पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये है बहुत छोटा सा, लेकिन इस छोटे से ऑर्गेनिज्म में क्या है, आपके बहुत बड़ा एक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि ये जो आपको ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं, तो ये 3 पार्ट हैं आपके, कौन कौन से 3 पार्ट। पहले पार्ट को बोलते हैं फोरगट। फोरगट मतलब आपने सुना होगा, जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो फॉर ब्रेन पढ़ते हैं, मिड ब्रेन पढ़ते हैं, हिंड ब्रेन पढ़ते हैं, उसी तरीके से फॉर मतलब अग्रभाग, अग्र मतलब आगे वाला हिस्सा, मिड मतलब मध्य भाग या बीच वाला हिस्सा, मध्य वाला, और हिंड मतलब पीछे वाला या पश्च वाला हिस्सा जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट हैं, फोरगट। अब फोरगट वाले पार्ट में कितनी कितनी चीजें आएंगी, तो फोरगट वाले पार्ट में आता है आपका माउथ वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। माउथ के अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपकी ईसोफेगस आ जाती है, ठीक है, ईसोफेगस वाला हिस्सा आ जाता है, माउथ वाला हिस्सा आ जाता है, और आपके माउथ के आसपास होती हैं कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार की ग्रंथियां जो होती हैं वो होती हैं। तो ये वाले जो हिस्से होते हैं, यानी कि ये तीनों चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, फोरगट वाले हिस्से में आ जाती है। क्या क्या आ जाती हैं, तो फोरगट में मैंने अभी आपको क्या बोला कि फोरगट में आ जाएगी, एक तो ईसोफेगस, दूसरा आ जाएगा आपका माउथ, ठीक, माउथ हो गया, सेकेंड वन इज ईसोफेगस जिसकी हेल्प से फूड अंदर जाएगा, और अगली होगी आपकी मुंह में उपस्थित सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, ये ग्लैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी हो, लेकिन ह्यूमन में जो फूड का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, एंजाइम्स, यानी कि ह्यूमन में प्रेजेंट डिफरेंट चीजों में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, डिफरेंट चीजों में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, सलाइवरी ग्लैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एक मिड गट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड द मिड गट पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो स्टमक वाला पोर्शन हो जाएगा। स्टमक वाले पोर्शन में मतलब अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एक गैस्ट्रिक टीका करके एक दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्रॉप वाला हिस्सा दिखेगा, देन आपकी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का एक आगे वाला हिस्सा, यानी कि उसका सबसे स्टार्टिंग वाला जो भाग होगा, वो मिलके क्या बनाते हैं, इसका मिड गट पोर्शन बनाते हैं। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं, आपके हिंड गट वाला पोर्शन। ये देखिए हिंड गट में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पोर्शन, ठीक है, और इस पोर्शन को, ये रहा ये वाला पोर्शन, प्लस इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रेक्टम वाला पोर्शन, एनस वाला, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपके हिंड गट में आता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इनके 3 पार्ट होते हैं। चलिए सबसे पहले फोरगट। फोरगट मतलब मैंने आपको बताया कि अग्रभाग, कौन सा भाग, आगे वाला भाग। इस आगे वाले भाग में अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या है,
टिड्डा तिलचट्टा के अग्रभाग में निम्नलिखित अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुंह हो गया, ठीक है, यानी कि माउथ हो गया। माउथ के बाद हो गया आपकी ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद हो गया आपकी फूड पाइप, ठीक है, दो चीजें ये हो गई, फूड पाइप हो गया, ईसोफेगस हो गई, आपका माउथ हो गया। क्रॉप और गिजार्ड वाले पोर्शन भी आपके किस में आते हैं? क्रॉप और गिजार्ड वाले पोर्शन भी आपके किस में आते हैं? क्रॉप और गिजार्ड वाले पोर्शन भी आपके किस में आते हैं? आपके क्या बोलते हैं, अग्रभाग में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर रखेंगे कि फॉरगट वाले पोर्शन में क्या क्या आ रहा है, एक तो माउथ आ रहा है, दूसरा आपका क्या आ रहा है, ईसोफेगस आ रहा है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी इसी में आएंगी, फूड पाइप हो गया। क्रॉप और गिजार्ड वाला पोर्शन भी क्या होता है एक्चुअली ना, जो टिड्डा होता है उस टिड्डे में जो है स्टमक के जस्ट ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रॉप और गिजार्ड की संज्ञा जो है वो यहाँ पर दी जाती है। अब इसके बाद आओ मध्य भाग, यानी कि इसमें क्या होता है, टिड्डे के जो स्टमक के ऊपर वाला भाग था, मतलब इसके स्टमक के ऊपर वाले हिस्से को मैंने क्या बोला था आपको, क्रॉप और गिजार्ड बोल दिया। अब इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा आपका पेट, और इसमें क्या क्या आएगा, पेट आएगा और इलियम, दो चीजें आएंगी। व्हाट इज इलियम? अगर आपको पता हो तो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के कई हिस्से होते हैं, जैसे जेजुनम, जिसमें हम बोलते हैं ड्यूडेनम हो गया, इलियम हो गया और जेजुनम हो गया, ये सारे हिस्से किसके होते हैं, आपकी छोटी आंत के। तो इलियम भी किसका पार्ट है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपके थर्ड वाले पार्ट में क्या आएंगे, थर्ड वाले पार्ट में आएंगे आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए, ठीक है, तो पश्च भाग में क्या आ जाएगा, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, ठीक है। तो कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम और कोलोन किसका पार्ट है, तो रेक्टम और कोलोन जो है वो किसका पार्ट होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो कोलोन रेक्टम कंस्टिट्यूट द हिंडगट, यानी कि ये आपका पश्च भाग बनाते हैं, ठीक है। द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ग्रास हॉपर इज ऑस फॉलोइंग। अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे, पहले आपने डायग्राम समझ लिया, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार। अगर हम और देखें तो ये देखिए, ठीक है, तीन तरीके से। सबसे पहले माउथ वाला हिस्सा, इसके बाद आपकी क्रॉप वाला हिस्सा, इसके बाद आपकी गिजार्ड वाला हिस्सा, ठीक है, ये सारे पोर्शन हो गए। क्या बना, ये सारे पोर्शन हो जाने के बाद आपका अगला पोर्शन बनेगा, सॉरी ये गैस्ट्रिक वाला हिस्सा नहीं, यहाँ पर ये क्रॉप वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होगा वो आपका मिडगट वाला पोर्शन कहलाएगा। मिडगट के बाद वाला यानी कि ये रेक्टम हो गया, और एनस वाला जो हिस्सा है, रेक्टम और एनस वाला जो हिस्सा होगा आपका वो क्या कहलाएगा, ये तो इसके पैर वाला स्ट्रक्चर है, वो कहाँ जाएगा, आपकी हिंड, जो आपका पोर्शन होता है हिंडगट, वहां जाएगा। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि टिड्डे में पाचन सबसे पहले तो कैसा है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, बहुकोशिकीय है। दिस इज द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह कैसा है, डाइजेशन इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल, ठीक है। ग्रास हॉपर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। कॉकरोच का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी के जैसा होता है, ये मान लीजिए, और कॉकरोच भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जो ग्रास हॉपर है, द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक ग्रास हॉपर में जो भी डाइजेशन की, न्यूट्रिशन की जितनी भी डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एक ग्रास हॉपर में एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पे बोली गई है, जैसे आपने देखा है कि मिड गट है, फोरगट है, हिंड गट है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। चलिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जो अपने आप में कंसिस्ट करता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और बहुत सारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगी। अब ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाला आएगा तो वो होगा ह्यूमन इन डाइजेशन, डाइजेशन इन ह्यूमन में एक टॉपिक है आपका। और इसके बाद एक टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी भी जिसको कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। उस सिस्टम में मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स स्पेशली कौन सी, विच सीक्रेट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है, विच सीक्रेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम, ये याद रखेंगे आप। तो ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, digesting and absorbing
एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, ऑब्टेन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, इसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो इससे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, तो जो भी फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनका, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर और कॉकरोच इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। पाचन तंत्र अंगों और ग्रंथियों की एक प्रणाली है, जिसमें अंग होंगे और क्या होंगे, कुछ ग्रंथियां होंगी, ठीक है। भोजन से पोषक तत्वों को, यानी कि जो भी फूड है उससे न्यूट्रिएंट प्राप्त करना, पचाना और अवशोषित करने की जो प्रणाली है उसको हम क्या कहते हैं, इसके पाचन तंत्र में इंक्लूड किया है। अब इसका जो पाचन तंत्र है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो हमने अब भी देखा था जस्ट, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉरगट, मिडगट, हिंडगट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉरगट वाले पोर्शन मतलब क्या, फॉरगट वाला भाग, सबसे आगे वाला भाग। तो आगे वाले भागों में अगर आप इसके देखिए इस तरीके से, अगर आप इसका पैर देख पा रहे हैं तो ये रहे इसके पीछे वाले पैर, और जबकि ये रहे इसके ये वाले आगे वाले पैर। ये आगे वाले पैर इसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड को इनटेक करने में, ठीक है। ये चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे वाले हिस्से में क्या क्या चीजें आई, तो हमने देखा सबसे पहले माउथ, ठीक है। माउथ के बाद है आपका ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद हो गया आपका क्रॉप, क्रॉप के बाद हो गया आपका गिजार्ड। सबसे पहले हम आगे वाले हिस्से की इन चारों चीजों को समझ लेते हैं कि ये क्या करती हैं एक ग्रास हॉपर में। इसके बाद हम मिडगट वाले पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंजेशन, यानी कि पहली प्रोसेस ही का नाम क्या है, इंजेशन। हमें पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस होती हैं, 5 में कौन कौन सी है। पहली प्रोसेस का नाम ही क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन को हम क्या कहते हैं, अंतः ग्रहण की प्रोसेस, खाने को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, हम इंजेशन। तो ये देखिए कि टिड्डा या कॉकरोच भोजन मुंह के माध्यम से और अग्र टांगों, ठीक है, कैसा है, in a grasshopper food is ingested through the mouth with the help of forelegs, ठीक है, जो उसके forelegs होते हैं, और मुंह के विभिन्न अंगों के माध्यम से भोजन को क्या करता है, निगलता है या इसको ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट, टिड्डे में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है भाई, किसी में भी पाचन कहाँ से शुरू हुआ, ह्यूमन में पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से होता है। क्यों होता है, पाचन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, जब अमीबा का लेक्चर लिया था तो बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या था कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब एक बार फिर से बताती हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, पाचन। ताकि ये जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे क्या बनाई जा सके, एनर्जी बनाई सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, तो कैसे कैसे पॉसिबल होगा, इस चीज को आपको यहाँ याद रखना है कि कैसे जो है वो प्रोसेस होगी। आपने तो कह दिया कि डाइजेशन जो है वो मुंह से शुरू होता है, पाचन जो है मुंह से शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है हमारे मुंह में कि पाचन मुंह से शुरू हो जाए, अरे अभी तो बताया था, अभी क्या बताया था, अभी बताया था कि भाई इसमें प्रेजेंट होती हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और ग्लैंड्स का मतलब भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज या बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अपना काम करने के साथ साथ, ठीक है, बॉडी में अपना काम करने के साथ साथ दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच सीक्रेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल, विच सीक्रेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल, एंड द केमिकल may be enzyme, hormone or the juice, और the chemical may be क्या हो सकता है, enzyme, hormone and juice, all of these, ठीक है, all of these if any type of special glands which secrete a particular type of enzyme and juice, so these special glands are called the कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके क्लियर है, मतलब क्या है
सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये समझ में आ गया। आपने बता दिया मैम कि ग्रंथियां क्या होती हैं, मानव शरीर के कुछ ऐसे अंग जो अपना कार्य करने के साथ साथ किन्हीं विशेष प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण किसी विशेष प्रकार के रसायन का क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं, उनको स्रावित करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। अब ये ग्रंथियां कितने क्या क्या सीक्रेट करती हैं, तो ये रसायन में सीक्रेट करती हैं या तो एंजाइम या तो हार्मोन या तो जूस, ठीक है। लेकिन कोई ग्रंथि अगर वो क्या कर रही है, किसी भी प्रकार के एंजाइम और जूस को स्रावित कर रही है, तो उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अब यहाँ से क्या मतलब है सब चीजों का, अरे भाई एंजाइम से मतलब है ना आपको, एंजाइम से मतलब है सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, एंजाइम। और यही एंजाइम क्या करते हैं, फूड को तोड़ने का, डाइजेस्ट करने का, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का फंक्शन कौन करते हैं, यही करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, एंजाइम। और जहां एंजाइम सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, हमारे मुंह में प्रेजेंट होती है, तो हमारे मुंह में प्रेजेंट होती है, ऐसे ही तो टिड्डे के मुंह में भी क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। और जब सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह में उपस्थित हैं तो खाने का पाचन कहाँ से शुरू होगा, खाने का पाचन शुरू होगा कहाँ से, हमारे मुंह से। ये क्लियर हो गया। तो मुंह से शुरू होता है, जहां लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित क्या है, लार अंतःग्रहण भोजन के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है, जो जिस लार में कुछ क्या होते हैं, एंजाइम, जो भोजन में मौजूद किसको, स्टार्च को पचाते हैं, ठीक है। स्टार्च को कौन पचाता है, एंजाइम्स पचाते हैं। लार भोजन को चिकनाई और नरम करने में भी मदद करती है, एक तो ब्रेक डाउन करती है, दूसरा उसके साथ मिक्स हो जाती है तो उसको थोड़ा सा लिक्विफाई कर देती है, ताकि फूड को स्वेल करने में, उसको कोटकने में क्या हो, मदद हो जाए, ठीक है। चलिए, the saliva contains some enzymes which digest starch present in the food. Saliva also help in lubrication and softening of food. चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आंशिक रूप से पचने वाला भोजन। अब क्या हुआ, सुनना जरा, फूड गया, फूड अंदर गया टिड्डे ने अपने आगे वाली टांगों से जो है वो क्या किया, फूड को खा लिया, खाने के बाद फूड को इनटेक कर लिया। अब इनटेक करने के बाद जैसे ही मुंह में गया, तो मुंह में जाते ही साथ ही कुछ एंजाइम्स यानी कि कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स ने कुछ सीक्रेट कर दिया, ओके ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड से एक तो फूड कैसा हो गया, थोड़ा सा लिक्विड नेचर में हो गया, लुब्रिकेशन में हो गया, दूसरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट होने के बाद उसको स्वेल कर लिया गया, ठीक है। अभी इसमें जो सलाइवा मिक्स थी उसमें कुछ एंजाइम थे, एंजाइम्स की वजह से ये जो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था सिंप्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये कैसा हो गया, अधपचा हो गया। अधपचा मतलब आधा फूड जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, आधा नहीं टूटा है, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, आंशिक रूप से पचने वाला भोजन, दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू ईसोफेगस। भैया नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपकी अगली स्टेज क्या है, अगली स्टेज ईसोफेगस ही तो है। तो अन्य प्रणाली से होकर फसल में फसल नहीं है यहाँ पे, सॉरी प्लीज इसको क्रॉप कर लेना, हिंदी में भी इसको आप क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ईसोफेगस से ये कहाँ जाएगा, आपके क्रॉप वाले पोर्शन में भागेगा, ठीक है। चलिए कैसा है देख लेते हैं, कहाँ है, डायग्राम देखा था हमने, ये रहा। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये कौन सा हिस्सा है, तो ईसोफेगस के बाद आपका ये क्रॉप वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस हिस्से में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये है आपका गैस्ट्रिक कीका वाला पॉइंट, तो जब गैस्ट्रिक कीका आएगा तो मैं वो बताऊंगी, अभी क्रॉप वाले हिस्से में आ गया, ठीक है। चलिए ठीक, तो क्रॉप में आया, जहां इसे, अब इस क्रॉप में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ज्यादा क्या कर लेना है, ऐसे स्टार बना के कर लो यहाँ पे कहीं पे भी कि क्रॉप में भोजन का क्या होता है, ठीक है। अभी मैं पूछूंगी, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोले जाएंगे, टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्रॉप वाले हिस्से में भोजन का क्या होता है, ईसोफेगस में कौन सा एंजाइम था, बताया क्या, ईसोफेगस में कोई एंजाइम था, नहीं था, कुछ नहीं हुआ। मुंह में था क्या, यस बिल्कुल था, सलाइवा थी इसलिए एंजाइम था, और एंजाइम थे इसलिए क्या हुआ, फूड का पार्शियली जो है डाइजेशन वहां पर हुआ। अब जो बचा हुआ फूड है जिसका पार्शियली डाइजेशन अभी बाकी है, उसका क्या होना है, तो क्रॉप में देखते हैं क्या होगा। तो जहां इसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, इस क्रॉप में उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, समझ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेंगे, क्यों हो जाता है। और फिर भोजन गिजार्ड में चला जाता है, गिजार्ड मतलब वो ऐसा क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया था वहां चला जाता है, ठीक है। भोजन को गिजार्ड की
सख्त दीवारों से, ठीक है। अब देखो सुनना जरा, ये जो गिजार्ड वाला पोर्शन है ना, इसकी जो वॉल्स होती है ना, जहां इसको रखा गया है ना फूड को, तो इसकी जो आउटर वॉल्स होती है ना, वो कैसी होती हैं, सख्त होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। हार्ड होने की वजह से ये जो फूड है इसको बहुत ज्यादा क्या कर लिया जाता है, और छोटे 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 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो गिजार्ड की दीवारों से इसको बारीक पीसा जाता है, और गिजार्ड से खाना पेट में जाता है। अब कहाँ गया फूड, आपके स्टमक में चला गया। स्टमक किसका पार्ट है, तो सुनो क्या हो गया, सबसे पहले मुंह यानी कि आपका माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा रॉ, चौथा गिजार्ड। ये किसके पोर्शन है, ये हो गए हमारे किसके पोर्शन, ये हमारे पोर्शन हो गए आपके कौन से, फोरगट के। फोरगट मतलब अग्र वाला भाग, ठीक है, वहां पे। चलिए अब कहाँ चला गया फूड, अब गया है पेट में, ठीक है। पेट में लंबी ग्रंथियों द्वारा, लंबी ग्रंथियों मतलब क्या है, पेट में कुछ ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां मतलब क्या, अभी बताया ना, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब क्या, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स क्या करती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ह्यूमन में क्या करती हैं, स्टमक में ह्यूमन में क्या करती हैं, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। अब एक टाइप की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, HCl का फॉर्मेशन करती हैं। एक टाइप की सेल्स होती हैं वो आपके म्यूकस का फॉर्मेशन करती हैं। एक टाइप की जो सेल्स होती हैं वो एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं। कौन से, पेप्सिन और एनिन, ठीक है, इनके करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना, और ये क्वेश्चन अभी पीएससी में आ भी चुका है, आपको भी पता है कि एमपीपीएससी 2021 में एक बहुत इजी सा प्रश्न पूछा है उन्होंने कि आमाशय से क्या निकलता है, तो HCl निकलता है, याद रखना है आपको। तो इसी तरीके से भाई इनके पेट में लंबी ग्रंथियां, ग्रंथियां मतलब वही ग्लैंड्स जो क्या करती हैं, जो सीक्रेट करती हैं पर्टिकुलर टाइप के किसी भी केमिकल को। और हमें यहाँ किस केमिकल से मतलब है, अभी एंजाइम से। क्यों, जो फूड को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो लंबी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम, जिसे यकृत कोका, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, क्या, which secrete elongated glands called hepatic coca, ठीक है। जो लंबी लंबी ग्लैंड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, लंबी लंबी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक कोका, ठीक है। इसमें मिक्स हो जाता है, फूड में मिक्स हो जाता है, और उसको पूरी तरह से पचाने के लिए उसमें मिल जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से उसको क्या कर देता है, पूरी तरीके से उसको पचा देता है, यानी कि पूरी तरीके से फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जब पचा हुआ भोजन पेट से इलियम में देखो पचा हुआ भोजन, अवशोषण की बात हो रही है, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद अब हम कहाँ आ गए, अब हम इलियम वाले पार्ट में आ गए हैं। और जल्दी से बताइए कि पेट और इलियम कौन सा पार्ट है, कॉकरोच में या टिड्डे में जो आपका इलियम है और स्टमक है वो किसका पार्ट है, वो हमारे मिडगट का पार्ट है। तो अब यहाँ आ गए ना, तो स्टमक का काम खत्म हो गया, अब हम इलियम पे आते हैं। तो जब पचा हुआ भोजन, पचा मतलब डाइजेस्टेड हो चुका है, तो डाइजेस्टेड भोजन जब इलियम की दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अरे भाई ह्यूमन में कहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन करते हो, तो ह्यूमन में फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, आपकी छोटी आंत है, याद आया। इस छोटी आंत में क्या होते हैं, बताया था मैंने, इस छोटी आंत में ऐसे होते हैं विली लाइक स्ट्रक्चर। और ये विली लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके नीचे होती हैं ब्लड वेजल्स, और ब्लड वेजल्स में क्या होता है, फूड पूरा मिक्स कर दिया जाता है, तो इनके थ्रू पहले फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेम चीज तो वहां लिखी है, क्या लिखा है कि इलियम की दीवारों पर क्या होता है, इलियम की दीवारों पर अवशोषित, इलियम द्वारा अवशोषित किया जाता है, पचा हुआ भोजन पेट से इलियम में चला जाता है, ठीक है। The digested food is then absorbed by the walls of ileum. When the digested food passes from stomach into ileum. चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगली बात। अब आ जाएंगे हम कहाँ, निकलना यानी कि मिलाना, एसिमिलेशन, इलियम की दीवारों द्वारा अवशोषित भोजन। अब भाई जब भोजन को अवशोषित कर लिया गया है, अवशोषित का मतलब है कि बॉडी से कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, समा लो, ठीक है। इलियम की दीवारों द्वारा अवशोषित भोजन को तब टिड्डा या तिलचट्टा के सभी भागों में आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति किसके द्वारा करोगे, खाना कहाँ मिला, कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में घूम रही है, पूरी बॉडी में क्या घूम रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है। जब ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो इसके साथ क्या जाएगा, फूड भी जाएगा, क्योंकि ये फूड किस में मिक्स हो चुका है, ये फूड मिक्स हो चुका है आपके ब्लड में। जब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, और जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगी आपको, फूड में क्या थी, फूड में क्या था, फूड में क्या था, फूड में था कार्बोहाइड्रेट, फूड में क्या था,
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या था, ग्लूकोज था। और ग्लूकोज को जब क्या करोगे आप, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या मिल जाती थी उससे, एनर्जी। तो इसका उपयोग शरीर क्या करेगा, ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने के लिए करता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि इसका उपयोग शरीर ऊर्जा करने के लिए क्या करता है, करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एसिमिलेशन की प्रोसेस समझ ली। क्या क्या समझ लिया, 4 चीजें। पहला इंजेक्शन समझ लिया, हो गया। इंजेक्शन करा दिया मतलब खाने को, भोजन को ग्रहण कर लिया, टांगों की मदद से किया, किसी की भी मदद से किया, लेकिन किया। ठीक है, हो गया। चलिए, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन करा दिया भाई। डाइजेशन पहले तो मुंह में कराया, मुंह में कराने के बाद कहाँ गया, कराया मुंह में कराने के बाद स्टमक में कराया। वहां पे क्या था, पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम निकलते थे जिसे हेपेटिक कोका कहते थे। ठीक है, चलो इसके बाद डाइजेशन करा दिया। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कराओगे, एब्जॉर्प्शन कहाँ कराया, इलियम में जो दीवारें थी ना आसपास वहां पे। इसका मतलब इलियम किसका पार्ट थे, छोटी आंत का। तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। चलो ठीक है, और एसिमिलेशन कैसे होगा, जब एब्जॉर्प्शन हुआ ना इलियम में तो फूड कहाँ चला गया, फूड मिल गया ब्लड में। अब ब्लड में मिला तो कहाँ जाएगा, ब्लड में मिला तो पूरी बॉडी में जाएगा। बॉडी क्या कर रही है, दिन रात काम कर रही है। काम करने के लिए क्या चाहिए भैया, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये किसके थ्रू जाएगा, जब बॉडी यूज करेगी इस फूड को एनर्जी बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहोगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। अब बचा एक, यानी कि क्या, हमारा हो जाएगा पूरा इजेक्शन। इसके बाद पूरा क्या हो जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ 5 प्रोसेसेस, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट इज इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। आइए देखते हैं फटाफट से आगे। अब अगला क्या है, उत्सर्जन, इजेक्शन। टिड्डा या तिलचट्टा द्वारा नहीं पचने वाला भोजन, भाई उसी को तो डाइजेस्ट करोगे ना, जो डाइजेस्ट होगा। जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है वो वेस्ट हो गया। तो अब इस वेस्ट वाले का क्या करेंगे, तो ये टिड्डे द्वारा नहीं पचने वाला भोजन इलियम से बृहदान्त्र मतलब इलियम से बड़ी आंत में जाता है। यहां से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अंत में अपचित भोजन अस्थायी रूप से मलाशय में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और मलाशय से क्या हो जाएगा, अपाच्य भोजन गुदा यानी कि एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहाँ गया, द फूड इनटू डाइजेस्टेड बाय ग्रासहॉपर गोस फ्रॉम इलियम टू कोलोन, कोलोन तक गया। कोलोन के बाद कहाँ गया, क्लियर, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, क्लियर है। फाइनली द undigested food is temporarily stored कहाँ, in the rectum. From the rectum undigested food removed out of the body by the through the anus। ठीक है, एनस के थ्रू जो है ये भोजन जो है शरीर के बाहर चला गया। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी कौन सी, इजेक्शन यानी कि उत्सर्जन। ठीक, चलिए, तो ये था क्या, ये था आपका टिड्डे में पाचन, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया है टिड्डे में वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पूरी कर ली है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं किसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, या उस प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट करना है और कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, सब कुछ न्यूट्रिशन मतलब एक साथ ही आपको खत्म कर दूंगी, टॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप अपने स्टडीज़ पर फोकस करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।